everyone. I am Nitish Sharma and on the behalf of EduBridge IAS हम लोग एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे फॉर द यूपीएससी 2021 एग्जामिनेशन। ठीक है, जो डिस्कशन करेंगे हम सिर्फ प्रीलिम्स को दिमाग में रख के नहीं करेंगे, हम उस टॉपिक को एग्जॉस्टिवली पढ़ेंगे जिससे आप एक बार पढ़ें और आपको प्रीलिम्स में बहुत डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिले और उन टॉपिक्स को आप मेंस में भी यूज कर पाए। ठीक है, अकॉर्डिंगली अगर कोई ऐसा टॉपिक होगा जो सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो हम उसे सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो आज जो है हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो न्यूज में है, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल। ठीक है, ये बहुत न्यूज में है। अगर आप इमेज देख सकते हैं तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि दिल्ली के मालिक हम हैं और जो बिल के बाद बोला जा रहा है लॉल। ठीक है, तो ये बिल क्या है, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका बैकग्राउंड क्या था, इस बिल को क्यों कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बिल नहीं इंट्रोड्यूस होना चाहिए था, वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत एग्जॉस्टिवली कवर हो जाए। ठीक है, अगर आप लोगों ने EduBridge IAS को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज EduBridge IAS को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप लोग हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सारी आपको मिल पाए। और अगर आप डेली क्विज करना चाहते हैं और डेली करंट अफेयर्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया गया। ठीक है, तो बिगिन करते हैं। तो क्या हुआ था इन द ईयर 1991 दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी हुआ करता था विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसे 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो 1991 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल ऐड किया गया, दैट इज आर्टिकल 239 AA। इस आर्टिकल 239 AA के थ्रू दिल्ली को यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली से नाम दिया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड जो दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको बोला जाने लगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसके साथ साथ दिल्ली को एक लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोवाइड की गई, यानी कि दिल्ली जो एक यूनियन टेरिटरी है और उसके पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, जैसे पुदुचेरी के पास है, अब जम्मू एंड कश्मीर के पास भी है, तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जहां पर इलेक्शंस होंगे, डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे और डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू जो चीफ मिनिस्टर है वो अपॉइंट होंगे। ठीक है, तो दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोवाइड की गई। इसी आर्टिकल में थ्रू दिस अमेंडमेंट प्रोवाइड किया गया कि पार्लियामेंट के पास कुछ पावर्स होगी जो इस आर्टिकल के कुछ प्रोविजंस में चेंजेस ला सकते हैं। कौन से आर्टिकल? 239 AA। कौन से एक्ट, आर्टिकल के थ्रू कौन सा एक्ट आया? गवर्नमेंट ऑफ NCT एक्ट 1991। पावर किसके पास रही? पार्लियामेंट के पास। और इसी पावर के थ्रू पार्लियामेंट ने 15 मार्च 2021 को लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2021। ये बिल इंट्रोड्यूस किया है यूनियन मिनिस्टर फॉर होम स्टेट, यानी कि स्टेट यूनियन मिनिस्टर फॉर होम, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है। इस बिल के थ्रू ये जो एक्ट है, जो 1991 का जो एक्ट है, उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हैं। उसमें क्या चेंजेस ला रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग चेंजेस देखते हैं, फिर हम आगे एनालाइज करेंगे कि ये चेंजेस क्यों न्यूज में इतने ज्यादा आ रहे हैं। तो जो नया बिल है वो प्रपोज कर रहा है अमेंडमेंट्स NCT 1991 एक्ट के 21 सेक्शन में, 24 सेक्शन में, 33 सेक्शन में एंड 44 सेक्शन में। तो 4 सेक्शंस में चेंजेस ला रहे हैं, 21, 24, 33 एंड 44। ठीक है, बिल क्या कर रहा है? पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज कर रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली की एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर की, यानी कि द चेंजेस इन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब बिल में पहला प्रपोजल क्या है कि जब भी एक वर्ड गवर्नमेंट यूज होगा दिल्ली के लिए, दैट वुड मीन लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली अब पढ़ेंगे तो दैट वुड मीन लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, वो उसका मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, एक्ट में क्या था? एक्ट में था गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। दूसरा क्या चेंज आया है कि पहले जो 1991 के एक्ट में था उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर थी अपने रूल्स बनाने की।
ठीक है, कि किस प्रोसीजर से और किस कंडक्ट ऑफ बिजनेस से वो असेंबली में काम करेंगे। अब ये बिल क्या कर रहा है कि जो भी रूल होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो लोकसभा के जैसे होंगे। यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के पास अपना कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल्स अलग से बनाने की पावर नहीं रहेगी। वो सारे बिल्स जो है यूनिफॉर्मली लोकसभा के जैसे रहेंगे। ठीक है। दूसरा, बिल क्या करता है, प्रोहिबिट कर रहा है कोई भी ऐसा रूल बनाने के या कोई भी कमेटी के थ्रू कि जहां पर डे टू डे मैटर का एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो या फिर कोई भी इंक्वायरी हो इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। यानी कि कोई भी रूल नहीं चेंज कर सकते। प्लस बिल में ये प्रोवाइड किया गया है कि इस बिल से पहले जो भी रूल्स हैं वो सारे वॉइड हो जाएंगे। तो पहला चेंज कि गवर्नमेंट विल लेफ्टिनेंट गवर्नर। दूसरा चेंज क्या है कि जो रूल्स होंगे कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा और इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली विल बी सेम एज दैट ऑफ लोकसभा। तो ये दो चेंजेस हैं। आगे और चेंजेस देखते हैं। अब एक्ट में, ओरिजिनल एक्ट, देखिए एक्ट जहां भी हम वर्ड यूज कर रहे हैं मतलब जो अभी प्रेजेंट में है, जो 1991 एक्ट के थ्रू है। बिल का मतलब जो है जो इंट्रोड्यूस हुआ है। तो एक्ट क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर देते थे कि वो कुछ जो बिल लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास करे हैं उनको कंसिडरेशन के लिए रख सकते हैं प्रेसिडेंट की। ठीक है, जैसे गवर्नर, स्टेट गवर्नर के पास पावर होती है, ऐसी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर थी कि कुछ बिल को वो कंसिडरेशन के लिए रख सकते हैं प्रेसिडेंट के। अब क्या है, ये बिल जो है उन जो बिल है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर देते हैं कि वो उन बिल को भी प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं जिसमें जिसमें बिल में लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगता है कि असेंबली ने कुछ ऐसा काम किया है जो लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर्स के बाहर है। ठीक है, यानी कि ये बिल स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर डिसाइड करेंगे कि अगर कोई बिल उन्हें लगता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर्स के बाहर है तो उस बिल को प्रेसिडेंशियल असेंट मिलना चाहिए। ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या है कि एक्ट प्रोवाइड करता था कि सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन जो गवर्नमेंट के होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट के होंगे, दैट वुड बी टेकन इन द नेम ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, वो सारे लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम पे होंगे। ठीक है, लेकिन इस बिल में क्या है, एक और प्रोविजन ऐड किया कि कुछ मैटर्स पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बताएंगे, ठीक है, मतलब डिस्क्रिशनरी पावर दे रहे हैं कि कुछ मैटर्स जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाएंगे उसमें उनका ओपिनियन मस्ट होगा किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन को लेने से पहले। यानी कि गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो बताएंगे कि किन मैटर्स पे उनका ओपिनियन जो है मैंडेटरी है। प्लस अगर जो एक्ट था हमारा फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखते हैं, जो एक्ट है वो प्रोवाइड करता था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ बिल को कंसिडरेशन के लिए रखेंगे प्रेसिडेंट के। उसमें क्या क्या कंडीशंस थी, पहला, अगर वो हाई कोर्ट की पावर को डिमिनिश करता है, जैसा कि आप स्टेट के पास भी आप देखते हैं स्टेट गवर्नर के पास ये पावर है। दूसरा, अगर बिल में ऐसा लिखा हुआ है कि वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व होने हैं, अगर वो बिल डील करता है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मेंबर्स ऑफ असेंबली एंड मिनिस्टर्स, और अगर इट इज रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेज। अब बिल में क्या करा है, बिल में स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया है कि कोई भी मैटर जो लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर के बाहर होगा वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व होगा ही होगा, वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व होगा ही होगा। अब अब जो है हम लोग देखते हैं कि व्हाई देयर इज अ ह्यू एंड क्राई अबाउट दिस। ठीक है, ह्यू एंड क्राई अबाउट दिस। तो पहले देखते हैं गवर्नमेंट क्यों बोल रही है इस बिल की क्यों जरूरत थी। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं कि ये बिल जो है इट विल डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड जो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस है वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट ऐसा कोई इफेक्टिव स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली के पास खुद के रूल्स बनाने की पावर है। इसीलिए सेक्शन 44 में चेंजेस की जरूरत है। दूसरा, ये कोई क्लैरिटी नहीं है कि कौन से ऐसे मैटर्स हैं जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट के पास जो है उस बिल को भेज सकते हैं, या फिर कौन से मैटर्स हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ऑर्डर से पहले जाने चाहिए। तो क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि टर्म जो गवर्नमेंट टर्म है वो स्टेट की तरह आ जाए, जहां पे दिल्ली एज अ यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाई हो जाए कि दिल्ली स्टिल इज अ यूनियन टेरिटरी, क्योंकि कंफ्यूजन होता है कि गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है कि यूनियन टेरिटरी है। अब इस बिल के बाद क्लैरिफाई हो जाएगा कि जो गवर्नमेंट है दैट मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि अंडर दी
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि स्टेट नहीं है। प्लस कंसिस्टेंसी आ जाएगी, जो रूल्स होंगे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के वो लोकसभा के जैसे होंगे, ठीक है, वो लोकसभा के जैसे होंगे। ये गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप देखें दिल्ली गवर्नमेंट क्या प्रोटेस्ट कर रही है, दिल्ली गवर्नमेंट ये बोल रही है कि दिस इज गोइंग अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दिस इज गोइंग अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने एलजी और चीफ मिनिस्टर की पावर्स के विजावी एक जजमेंट दिया था। तो उसके लिए हम समझते हैं कि क्या जजमेंट दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन द ईयर 2018 जजमेंट दिया था regarding the balance of power between the lieutenant governor and the chief minister of Delhi। तो उन्होंने क्या बोला था कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स हैं लाइक अ स्टेट एक्सेप्ट लैंड, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, एंड एलजी इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट इन द एरियाज अदर देन दोस exempted। यानी कि व्हेन इट कम्स टू लैंड, व्हेन इट कम्स टू पुलिस, व्हेन इट कम्स टू लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर, तब जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर बाउंड नहीं है एड एंड एडवाइस के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, लेकिन इसके अलावा दे आर बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। प्लस उसमें जो एक्सेप्शन है, उसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने प्रेसिडेंट को कोई भी इश्यू रेफर कर दिया है, कोई भी प्रेसिडेंट को इश्यू रेफर कर दिया है इन द केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट का डिसीजन बाइंड करेगा। दैट मींस जो प्रेसिडेंट डिसीजन लेंगे वो बाइंड होगा, ठीक है। अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में और चीफ मिनिस्टर के बीच में, तो वो बिल जो है प्रेसिडेंट को रेफर कर सकते हैं, एंड वो जो प्रेसिडेंट जो है डिसीजन लेंगे वो फाइनल होगा। प्लस लेफ्टिनेंट गवर्नर इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर सकते और उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस में काम करना पड़ेगा, ठीक है, एड एंड एडवाइस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली एक स्पेशल स्टेटस एंजॉय करता है। यानी कि जो हमारे गवर्नर होते हैं, स्टेट गवर्नर होते हैं, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ डिस्क्रिशनरी पावर प्रोवाइड करी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ डिस्क्रिशनरी पावर प्रोवाइड करी है, लेकिन वो सारी पावर सेम लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास नहीं है, क्योंकि दिल्ली फुल स्टेट नहीं है, इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास अपनी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ठीक है। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बोथ शुड एक्ट इन अ हार्मोनियस मैनर, both should act in a harmonious manner so that constitutional implementation is proper, and also provided that the executive power of the NCT government is coextensive with the legislative power of the Delhi Legislative Assembly। यानी कि जो गवर्नमेंट का काम है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ ही है, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को कैबिनेट के जो डिसीजन है उन मैटर्स में साथ मिलकर काम करना होता है। तो यही जो जब जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जो यूपीएससी ने एज अ क्वेश्चन भी पूछा हुआ है मेंस में, इस डिसीजन का हवाला देकर द दिल्ली गवर्नमेंट इज सेइंग कि ये अगेंस्ट जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के। प्लस वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दैट व्हाई द डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर, दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट बिकॉज दिल्ली इज नॉट अ फुल स्टेट, ठीक है, दिल्ली इज नॉट अ फुल स्टेट, एंड अगर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर को इंक्लूड करते हैं तो गवर्नर के पास एक्सेप्ट पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड, इन तीनों को छोड़ के बाकी चीजों में भी ओवरसी करने की पावर्स मिल जाएगी डायरेक्टली। एंड वो क्लियरली ये बोल रहे हैं कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो इट विल अफेक्ट द डेली फंक्शनिंग ऑफ द दिल्ली असेंबली एंड इट्स कमिटीज, दिल्ली असेंबली एंड इट्स कमिटीज, ठीक है। तो ये बिल है जिसकी वजह से सारी कंट्रोवर्सी है। हम दोबारा से बहुत फास्ट करके बिल के प्रोविजंस को पढ़ लेते हैं जिससे आप लोगों को ये याद रहे, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से क्लियरली पढ़ लेते हैं जिससे आप लोगों को ये याद रहे। तो पहला बिल में क्या प्रोविजन है, बिल जो है अमेंड कर रहा है सेक्शन 21, 24, 33 एंड 44। ये बिल क्या है, वर्ड गवर्नमेंट को लेफ्टिनेंट गवर्नर मीन कर रहा है। ये कुछ ऐसे जो रूल्स हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली बना सकती थी, वो पावर लेके उन रूल्स को बना रहा है कि वो सिर्फ लोकसभा जैसे रहेंगे, मतलब स्टेट असेंबली के पास अपने रूल्स बनाने की या कंडक्ट ऑफ बिजनेस की पावर नहीं रहेगी। प्लस जो भी रूल्स बने हुए इस बिल से पहले वो वॉइड हो जाएंगे। ये बिल गवर्नर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को और डिस्क्रिशनरी पावर दे रहे हैं, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगता है कि ये मैटर प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए, वो मैटर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है। तो यही कुछ इसमें प्रोविजंस है जिसकी वजह से ये बिल बहुत ज्यादा न्यूज में है। आई होप ये बिल आप लोगों को समझ में आया है।
एंड इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग केटर कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 239 किस किस से रिलेटेड है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 239A किससे रिलेटेड है, दिल्ली के पास स्टेट सब्जेक्ट की कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वेदर द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज सेम एज द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, चीफ मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाते हैं, तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाते हैं। ठीक है, ये हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो द क्वेश्चन में कम क्रिटिकली एनालाइज, मेंस क्वेश्चन, क्रिटिकली एनालाइज द रिलेशनशिप ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली vis-a-vis द यूनियन गवर्नमेंट। ये कुछ क्वेश्चंस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप थ्रू दिस मिनी लेक्चर आपको इस टॉपिक के बारे में क्लैरिटी प्रोवाइड हो गई होगी। एंड अगर कोई भी आप लोगों को डाउट है, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट with us through our YouTube channel, वहां पे आप कमेंट डाल सकते हैं, we are always available for you, and you can also visit our website, that is www.edubridgeias.com. Tomorrow we'll come with a new topic that is important from the mains point of view. Thank you very much.